नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स टूल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हम बेसिक साइंस के टॉपिक के कुछ वीडियो लगातार अपलोड किए जा रहे हैं। बेसिक साइंस जिसका फ़ायदा उन सभी बच्चों को भी होगा जो कक्षा 9th, 10th और 11th में प्रवेश कर चुके हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक जो विशेष करके कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जनरल साइंस से संबंधित, सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन, ये जो कि अमूमन लगभग सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उनको मद्देनज़र रखते हुए हम आपके सामने ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। जैसा कि अपने को पता है कि अभी हाल ही में जो बड़ा एग्ज़ाम आयोजित होने वाला है उसका नाम है रीट एग्ज़ाम, जिसकी घोषणा सरकार द्वारा जल्दी की जा सकती है। तो रीट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जो भी अभ्यर्थी हैं जो इन वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको भी इस चीज़ से बहुत फ़ायदा होगा। हो सकता है कि थोड़ा सा आप लोगों को ये टॉपिक, ये पॉइंट थोड़े से फर्स्ट टाइम पढ़ते हो या फिर थोड़े हार्ड लग सकते हैं, लेकिन आपसे मेरा यही निवेदन है कि वीडियो पूरा देखें। आप लोगों को इससे कुछ न कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और बहुत जल्द आप लोगों के लिए हमने व्यवस्था की है किसी प्रकार से कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले कैंडिडेट के लिए, कि आप लोगों के लिए जो जीके से संबंधित पोर्शन है उसकी हमने क्लासों की व्यवस्था करने की व्यवस्था की है किसी प्रकार से। तो उसके लिए भी हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवाएंगे, वहाँ पर जाकर आप लोग लाइव क्लास वहाँ से उनका फ़ायदा आप उठा सकते हो। तो वो क्लासें लगातार चल रही हैं जिनमें जो भी अदर सब्जेक्ट की तैयारी करने वाले एसएस, जो भी जिनके सब्जेक्ट बनता है सामाजिक विज्ञान का, वो बच्चे वहाँ से उन वीडियो को देखकर पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं घर पे रहते हुए। तो वो लगातार क्लासें चल रही है, तो हमने सर से वहाँ से संपर्क करके आप लोगों के लिए वो लिंक उपलब्ध करवाया है। तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इन क्लासों का फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको पता होगा कि हम बेसिक साइंस के टॉपिक पढ़ रहे हैं और आज ही अपना 10वां भाग है। ज़्यादा नहीं, अपने छोटे छोटे टॉपिक पढ़ रहे हैं ताकि अपने को समझने में आसानी हो जाए और अपने आराम से इन टॉपिक को क्लियर कर सकें। इसी नज़रिए से हम छोटे पॉइंट करवा रहे हैं। हमने लास्ट क्लास के अंदर दूरी और विस्थापन के बारे में पढ़ा बच्चों, ठीक है। दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होती है, वो नोट्स पेपर मैंने उस नोट्स पेपर को मैं रखता हूँ आपके सामने। ये वो नोट्स पेपर रहा, ठीक है, जिसको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जो भी मैं बात बता रहा हूँ इस बात को आप तसल्ली से क्लियर कर ले। जितना आपने क्लियर कर लिया उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला दूरी और विस्थापन से संबंधित। तो आपसे मेरा ये अनुरोध है, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो टॉपिक आप यहाँ से पढ़ सकते हैं जिसमें आपको पूरा फ़ायदा होगा। मैंने कुछ एक उदाहरण दिया था कि हमारा ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है, और प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक हमें जाना है। जाने के लिए आपको ये रास्ते दिखाई दे रहे हैं, पहला रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता, ठीक है। जैसे ये घर है, ये अपना स्कूल है, घर से स्कूल जाना है या स्कूल से घर आना है, तो ये आपको रास्ते नज़र आ रहे हैं। आप किसी रास्ते से चले जाओ, जो भी आप रास्ते से जाओगे उस रास्ते की जो लंबाई होगी वो दूरी कहलाएगी, ठीक है। सिंपल याद रखो, जो रास्ते की लंबाई होगी उससे दूरी कहेंगे। अब ये 3 रास्ते हैं तो इन तीनों रास्तों की लंबाई दूरी है। लेकिन विस्थापन क्या चीज़ है, विस्थापन वो कम से कम दूरी है, ठीक है। इन तीनों रास्तों में से सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, वो विस्थापन है, ठीक है। यानी न्यूनतम पथ लंबाई, समझ गए बात मेरी। न्यूनतम पथ लंबाई विस्थापन कहलाती है, सबसे छोटा रास्ता विस्थापन होता है। और ये एक सरल रेखी भी हो सकता है, सीधा रास्ता, ठीक है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने का सबसे छोटा रास्ता होता है बिल्कुल सीधा रास्ता, ठीक है, जो एक सरल रेखीय पथ हो। तो सीधा रास्ता सबसे छोटा रास्ता होता है, इसलिए हम उसे विस्थापन कहेंगे, ठीक है।
और विस्थापन दूरी का ही एक नाम है, लेकिन इसको अलग नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये सबसे छोटा और एक सीधा रास्ता होता है, इसलिए इसको एक नया नाम दे दिया विस्थापन। इस कॉन्सेप्ट से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता। अगर आप इस चीज को तसल्ली से क्लियर कर लेते हैं तो दूरी और विस्थापन से संबंधित जो भी क्वेश्चन होते हैं वो आराम से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर मैंने यहाँ पर कुछ आप लोगों को क्लियर करवाने की कोशिश की कि दोनों का मात्रक मीटर होता है, क्योंकि दोनों लेंथ है, लंबाइयाँ हैं दोनों, ठीक है, दोनों लंबाई है, इसलिए दोनों का मात्रक मीटर होने वाला है। लेकिन विस्थापन की बात करूं तो विस्थापन एक सदिश राशि होती है, जबकि दूरी अदिश राशि होती है। मतलब दूरी तो अदिश अपने आप हो गई क्योंकि रास्ता टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, ठीक है, आगे से पीछे से कहीं से किसी प्रकार का रास्ता हो सकता है, लेकिन विस्थापन सबसे छोटा और सीधा रास्ता होगा, सबसे छोटा और सीधा रास्ता होगा, वो विस्थापन कहलाता है। इसलिए इसकी एक निश्चित डायरेक्शन होगी जिसे हम सदिश राशि कहते हैं। इसलिए जैसे कई बार हमने कहते हैं ना, घर से स्कूल जाना है तो शॉर्टकट कौन सा है, तो वो जो शॉर्टकट रास्ता होता है वो एक ही होता है, ठीक है, शॉर्टकट रास्ता होता है वो एक ही होता है। तो उस शॉर्टकट रास्ते की जो लंबाई है वो विस्थापन कहलाएगी, ठीक है। तो इसलिए शॉर्टकट रास्ता जब भी बताते हैं हम तो एक निश्चित डायरेक्शन बताते हैं कि आपको यहां से होकर ऐसे जाना पड़ेगा, तो आपने फिक्स डायरेक्शन कह दी कि ऐसे जाना पड़ेगा, तो वो एक फिक्स छोटा रास्ता हो गया फिक्स डायरेक्शन में, इसलिए इसे सदिश माना जाता है विस्थापन को। और दूरी क्या होती है बच्चों, अदिश होती है। फिर मैंने एक रेड पेन से एक चीज नोट कर रखी है कि दूरी और विस्थापन की अगर मैं चर्चा करूं तो दूरी का मान विस्थापन के बराबर हो सकता है, लेकिन दूरी का मान हमेशा विस्थापन से बड़ा होगा। ज्यादा से ज्यादा करो तो बराबर हो सकता है दूरी और विस्थापन, अदरवाइज दूरी हमेशा बड़ी होती है। और बराबर कब होता है, बराबर तभी होता है जब वो छोटे से छोटे रास्ते की गणना करते हैं। एक पोजीशन में बराबर होता है, जिस पोजीशन में दूरी का मान विस्थापन के बराबर होता है वो छोटे से छोटा रास्ता होता है, अदरवाइज दूरी हमेशा बड़ी होती है। फिर मैंने आपको एक एग्जाम्पल करवाया था, उस एग्जाम्पल में आपको ये बताया था, जैसे मानो मुझे घर से स्कूल जाना है और स्कूल जाने के लिए मुझे 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, ठीक है, और फिर शाम को घर से स्कूल गया, ये सुबह का टाइम है, शाम को वापस स्कूल से घर आया, ये शाम का टाइम है। तो आपसे कोई दूरी पूछे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, दूरी पूछे तो बच्चों दूरी देखो, सुबह जब आप स्कूल गए तो 10 किलोमीटर दूरी तय की, शाम को वापस आए तो 10 किलोमीटर की दूरी और हो गई, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 20 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन एक सदिश राशि है, लिखा हुआ है ना मैंने, और विस्थापन में आपने क्या किया, सुबह एक दिशा में 10 किलोमीटर की दूरी तय की, शाम को उतनी दूरी आपने विपरीत दिशा में तय कर ली, ठीक है। तो विस्थापन सदिश होने की वजह से जितना आपने विस्थापन एक दिशा में किया है उतना ही विस्थापन विपरीत दिशा में कर दिया, इसलिए परिणामी विस्थापन 0 होता है। ये चीजें सदिश पर डिपेंड है, तो मैंने सदिश में ये बातें आप लोगों को ज्यादा नहीं बताई थी, क्योंकि मुझे पता है कि वो जो मैंने बताई है वो बातें भी आप लोगों के लिए काफी है। इसलिए आप इस प्रकार ये टॉपिक को याद रखो कि अगर हम किसी पथ पे चल रहे हैं और अगर वापिस कैसे भी हम घूम कर वापिस वहीं आ गए तो उस दौरान विस्थापन 0 होगा, ठीक है। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल और करवा देना चाहूंगा इसी टॉपिक पर। जैसे सपोज करो, एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं इसी दूरी और विस्थापन का, ताकि आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो सके। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको कि सपोज करो कि हमने यहां से किसी रास्ते का अनुसरण करना शुरू किया है, ठीक है, और ऐसे हम घूमते गए, जैसे कोई वर्ताकार रास्ता है, घूमते गए और वापिस यहीं पर आ गए, ठीक है, यहां से चले हम और वापिस यहीं पर आ गए। समझ में आ रही है बात मेरी? और आपसे कोई कह दे कि आपने जब ये रास्ता तय किया तो आपकी दूरी और विस्थापन बताइए। अब आप इस वर्ताकार पथ पे घूम रहे हो, ध्यान देना थोड़ा सा, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है जो मैं आज इस वीडियो में आपके सामने रख रहा हूं,
और ये ऐसे उदाहरण है जो अच्छे से कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो कुछ एक एग्जाम्पल मैं जरूर रखूंगा आपके सामने, आप इन पर थोड़ा सा ध्यान देना। ये दूसरा एग्जाम्पल है, कल के वीडियो में हमने एक एग्जाम्पल पढ़ लिया था। मेरा उदाहरण आपसे क्या कर रहा है, मैंने एक डायग्राम बना दिया आपको और मैं ये कह रहा हूं कि आपको इससे कोई आर त्रिज्या का पथ है, ये वर्ताकार पथ है, ठीक है, कोई गोलाकार रास्ता है, ये उस रास्ते पर चलना है आपको। और आप यहां से चले थे बिंदु ए से, और इस प्रकार चलते हुए वापिस बिंदु ए पर आ गए, वापिस आ गए बिंदु ए पर, ठीक है। जब आप वापिस बिंदु ए पर आ गए तो आपसे कोई पूछे कि आपने कितनी दूरी तय की। देखो ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है। और आपसे कोई पूछे विस्थापन आपने कितना तय किया। देखिए दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता, मैं तो इतना जानता हूं कि अगर आप जो भी कैंडिडेट ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले हो, चाहे बेसिक साइंस की जो भी क्लासेस ले रहे हैं, उन सब से मैं ये कहूँगा, इस प्रकार के ये उदाहरण ऐसे हैं कि जिनको आप क्लियर कर लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा आने वाले एग्जाम के अंदर। तो आपसे मेरा ये अनुरोध है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें। ऐसा मत सोचें कि यार ये तो टॉपिक आता है, मेरे को आता है, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा आपको देखना चाहिए, कुछ भी नई चीज़ हो तो आप क्या देख रहे हो इसमें, आपसे पूछे कोई दूरी बताओ, तो दूरी तो वो होती है जिस पथ पर हम चले थे। हम यहां से चलकर गए थे, ऐसे चलते गए चलते गए चलते गए और फिर वापिस यहां आ गए, तो यहां तक की दूरी बतानी है आपको। जब आप चले थे तो आपने इस परिधि पर चले थे, ठीक है, यही तो है रास्ता। अगर इस रास्ते की बात करूं तो ये दूरी, ये वर्ताकार जो भाग है इसकी परिधि है, वर्ताकार पथ की परिधि ही अपनी दूरी है बच्चों, ठीक है। ये ऐसे ही तो चले हम, और जब मैं इस पे पेन घुमा रहा हूं तो आपको साफ नजर आ रहा है कि मैं इसकी बाउंड्री पर यानी परिधि पर, ठीक है, पेन घुमा रहा हूं मैं। समझ में आ रही बात मेरी। तो इसकी परिधि कितनी होगी, परिधि होती है वर्त की 2πr। तो ये इस पथ पर कण द्वारा तय की गई दूरी हो गई। फिर आपसे कोई पूछे विस्थापन बताओ, आप जहां से चले वहीं पर आ गए तो विस्थापन कितना है, 0। ये तो आप पक्का याद कर लो, जहां से चले वापिस वहीं पर आ गए तो विस्थापन 0, ठीक है। सपोज करो यही एग्जाम्पल है, सेम यही एग्जाम्पल है, आप यहां से चले, ठीक है, और यहां पर आ गए बिंदु बी पर, और कोई वर्ताकार पथ था ये, जिसकी त्रिज्या कितनी थी, r। त्रिज्या केंद्र से ही तो होती है। वर्ताकार पथ पे घूम रहे थे आप, ए से चले बी पर आ गए, और आपसे पूछे दूरी बताओ और विस्थापन बताओ, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लो, बात आ रही है समझ में। तो हम अगर दूरी की बात करें, मैंने इसको केंद्र माना है, ओ को क्या माना है, केंद्र। तो आप क्या देखोगे कि हमने आधा वर्त पार किया है, ठीक है। जब मैं ए से बी तक आया तो आधा वर्त आ रहा है, आधा वर्त इस प्रकार से नीचे बनेगा, ठीक। तो आधे वर्त ये आपका रास्ता है, ये दूरी है। आ रही बात समझ में, इसे हम क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। तो इसकी दूरी हो जाएगी ए बी, इस प्रकार ए, इसको यहां पर एक बिंदु देता हूं, सी पॉइंट दे दिया, तो ये दूरी हो जाएगी ए सी बी, ये दूरी है। दूरी ये भी है, ए ओ बी भी दूरी है, ठीक है, दूरी ए ओ बी भी है। लेकिन आपको विस्थापन भी बताना है, और विस्थापन क्या होता है, सीधी दूरी। विस्थापन क्या होता है, सीधी दूरी होता है। बात समझ रहे हो, विस्थापन होती है सीधी दूरी। तो ये जो ए ओ बी है ये अपना विस्थापन है, ए से बिंदु बी तक का ये अपना विस्थापन है, क्योंकि ये सीधी दूरी है, ठीक है। सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं। और वैसे दूरी पूछे तो ए सी बी लिखेंगे। तो ए सी बी का मान कितना होगा, परिधि का आधा है, 2πr/2, तो कितना हो जाएगा, πr।
और विस्थापन पूछे तो ये विस्थापन है, यहां से लेकर यहां तक की सीधी दूरी ये है ना, ये विस्थापन हो जाएगा 2r। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको? यानी दूरी की बात करें तो दूरी है ये दोनों ही दूरियां हैं, ठीक है। लेकिन विस्थापन उस दूरी को कहेंगे जो सबसे छोटी और सीधी दूरी है। समझ गए बात मेरी? तो सबसे छोटी दूरी और सीधी दूरी अपना विस्थापन है, यानी AOB। और इसमें विस्थापन और दूरी को अलग अलग पूछा जाए तो इसको तो मैंने विस्थापन नाम दे दिया, तो ये दूरी का नाम दूंगा फिर इसको ACB। क्लियर है ये चीज? इस प्रकार आप लोग दूरी और विस्थापन से संबंधित क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इन प्रश्नों को आराम से सोल्व कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं अपने आज के एक नए पॉइंट पर, जिसका नाम है चाल, जिसे हम स्पीड कहते हैं। चाल या स्पीड, जो गाड़ी चलती है हम कहते हैं किस स्पीड से चल रही है। तो गाड़ी के अंदर सुई होता है ना, स्पीड मीटर होता है, वो स्पीडोमीटर बोलते हैं उसको। वो चाल को बताता है। जब गाड़ी फास्ट चलती है तो वो सुई ज्यादा स्पीड को बताती है, 80, 90, 100 तक। और जब गाड़ी हम धीरे चलाते हैं तो सुई डाउन आ जाती है, वो 30, 40, 50, 30, 40, 50। बाइक में भी होती है ऐसी सुई, वो स्पीड को मापती है, ठीक है। एक चाल शब्द लिखा है मैंने, और फिर चाल के जैसा ही एक शब्द और जिसको मैं कहूंगा वेग। बात ध्यान से देखना, चाल के जैसा ही एक वर्ड है जिसको कहूंगा वेग, जिसे हम वेलोसिटी कहेंगे। जैसे दूरी और विस्थापन होता है वैसे ही चाल और वेग होते हैं। दूरी और विस्थापन में आपने अंतर अगर क्लियर कर लिया है तो चाल और वेग में भी अंतर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए मैं आपके सामने इनका अंतर समझा देता हूं, जिसमें ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे। एक तरफ लिखता हूं चाल और एक तरफ लिखता हूं वेग, ठीक है। एक तरफ मैंने चाल का नाम लिख दिया और एक तरफ मैंने वेग का नाम लिख दिया। बात समझ में आ रही है? अब देखो चाल क्या होती है। चाल का सूत्र होता है बच्चों, वस्तु द्वारा कोई भी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, भाग का चिन्ह, दूरी तय करने में लगा समय, ये चाल का सूत्र होता है। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बटे दूरी तय करने में लगा समय। यानी मोटे रूप में हम ये कहेंगे कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। जितनी दूरी कोई भी वस्तु, कोई भी, चाहे आप तय करो, चाहे अपनी गाड़ी तय कर रही है, ठीक है, तो दूरी बटे समय चाल होता है बच्चों। फिर अगर वेग की बात की जाए, किसकी बात की जाए? वेग की बात की जाए तो वेग क्या होता है? वेग होता है दूरी, वही दूरी आएगी लेकिन एक निश्चित दिशा में जो दूरी तय कर रहे हैं हम, उसमें समय का भाग दे दो, वेग आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? सूत्र एक ही है दोनों के, ये भी दूरी बट्टे समय, ये भी दूरी बट्टे समय, लेकिन अंतर क्या है? ये दूरी आप चाहो जिस दिशा में तय करो, लेकिन इसमें दूरी एक निश्चित दिशा में तय करनी है, और निश्चित दिशा में जो दूरी तय करते हो उसे विस्थापन कहते हैं बच्चों। मेरी बात समझ रहे हो? उसे क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। तो मतलब
ये दूरी बटे समय होता है, ये हो जाएगा विस्थापन बटे समय। और विस्थापन क्या होता है, हमें पता है दूरी होता है विस्थापन, लेकिन उसकी एक फिक्स डायरेक्शन होती है। तो ये चाल और वेग में अंतर हो गया। चाल पूछे तो आप ये लिखोगे दूरी बटे समय, या दूरी और समय का अनुपात चाल कहलाता है, विस्थापन और समय का अनुपात वेग कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। उसके अलावा फिर मैं आगे चलता हूं। देखिए बच्चों, हमने पढ़ा था कि दूरी जो होती है, दूरी अदिश होती है और विस्थापन सदिश होता है। ये हमने पढ़ा है, आज के वीडियो में फिर रिपीट भी किया मैंने। तो वैसे ही अगर समय कोई सदिश अदिश की कोई बात नहीं होती, समय सब जगह समान होता है। ठीक है, समय अदिश राशि माना जाता है। तो यहां पर देखें तो समय तो एक जैसा ही होता है, समय के पद की हम चर्चा ही नहीं करेंगे। दूरी अदिश होती है तो चाल भी अदिश राशि है, ध्यान रखना ये चीजें। चाल क्या है, अदिश राशि। और वेग क्या है, वेग सदिश राशि है। क्यों है सदिश राशि, क्योंकि विस्थापन सदिश होता है। ठीक। नंबर 3 बात, दूरी का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। तो चाल का मात्रक हो गया मीटर बटे सेकंड। इधर विस्थापन का मात्रक भी मीटर होता है, समय का सेकंड होता है। तो वेग का मात्रक भी होता है मीटर बटे सेकंड। मतलब ही देखो, ध्यान देने वाली बात है कि चाल और वेग दोनों के सूत्र लगभग एक जैसे ही हैं। इनमें हल्का सा अंतर यही है कि चाल तो होता है दूरी बटे समय। अब दूरी छोटी बड़ी कैसी भी हो सकती है, लेकिन वेग क्या होता है, सबसे छोटी दूरी निश्चित दिशा में, यानी जिसे विस्थापन कहते हैं। विस्थापन बटे समय वेग होता है। चाल अदिश राशि होती है, जबकि वेग क्या होता है, सदिश राशि होती है। इसके पीछे रीजन, ये दूरी आती है सूत्र में। दूरी अदिश है तो चाल भी अदिश, विस्थापन सदिश है तो वेग भी सदिश। दोनों के मात्रक एक जैसे होते हैं बच्चों, बात समझ में आई। दोनों के मात्रक एक जैसे होंगे। ठीक है, ऐसा ही पत्ती के मात्रक है, हमने पढ़ा है। दूरी का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। और इधर विस्थापन का मात्रक भी, क्योंकि ये पथ लंबाई तो है, लंबाई तो है ये लंबाई है एक निश्चित दिशा में। लंबाई का मात्रक मीटर, समय का सेकंड। विस्थापन और दूरी में अंतर समझ में आ गया, तो ये अंतर जो है वो आप क्लियर कर सकते हो आराम से। ठीक है, जबकि अपने गाड़ियों के अंदर यही मात्रक जो होता है ना, गाड़ियों में वो मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा में होता है। प्रति घंटा मतलब भाग का चिन्ह, यानी किलोमीटर बटे घंटा। समझ गए बात मेरी। गाड़ियों में जो मीटर लगे होते हैं, उसमें वो यही मात्रक है। अपनी गाड़ियों के अंदर वो ऐसे लिखा हुआ आता है, किलोमीटर भाग का चिन्ह और घंटा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा होता है ना गाड़ियों में। देखना गाड़ियों में, बाइक में जो मीटर लगा होता है उसमें ये लिखा होता है नीचे, उस सुई के नीचे लिखा होता है किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि हमारी गाड़ी 1 घंटे में कितने किलोमीटर जा रही है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अगर आपकी गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो इसका मतलब ये है 80 किलोमीटर, यानी 80 की स्पीड है, बोलते हैं ना 80 की स्पीड है। तो उसका मतलब ये होता है कि अपनी गाड़ी 1 घंटे के अंदर 80 किलोमीटर का रास्ता तय कर सकती है। ठीक है, 80 किलोमीटर का रास्ता तय कर सकती है। बात आगे समझ में। तो इस प्रकार हम दूरी और विस्थापन में अंतर कर सकते हैं, तो चाल और वेग में भी अंतर कर सकते हैं। और ये चाल और वेग में अंतर भी हो गया। अगर चाल और वेग में कोई अंतर पूछे तो आप इस प्रकार कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इन पर आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल करवाता हूँ। देखो, एक ध्यान रखना, चाल की बात आ जाए ना, तो चाल हमारे जो साधन होते हैं ना, गाड़ी बाइक होते हैं, वो उनकी हम सब स्पीड बताते हैं उनकी हम। ठीक है, स्पीड, क्योंकि चाल अदिश राशि है तो इसकी कोई दिशा नहीं है। ठीक है, वेग, अगर एक निश्चित दिशा में हमें स्पीड बतानी हो, एक निश्चित दिशा में, देखो आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। अगर एक निश्चित दिशा में आप लोगों को चाल बतानी है तो उस चाल को वेग ही कहेंगे।
ठीक है, क्योंकि वेग और चाल में इतना ही अंतर है कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ये किसी भी दिशा में हो सकती है चाल, और वेग एक फिक्स दिशा में होगी बच्चों। ये इन सब में एक बड़ा अंतर है, ध्यान रखने वाली बात ये है, ये इनमें एक बड़ा अंतर है। ठीक है, अगर आपसे इस प्रकार के ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अपने को गणित में भी देखने को मिलते हैं, मैथ्स में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आराम से हम क्लियर कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको क्लियर कराने की कोशिश करता हूं। मैंने एक एग्जांपल आपको दे दिया, जो नॉर्मल इस प्रकार के उदाहरण छोटी क्लासों में इसी प्रकार के एग्जाम्पल बेस्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे आपको कोई कह दे कि एक बच्चा है, वो अपनी बाइक लेकर 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसने दूरी कितनी तय की? 100 किलोमीटर। अब थोड़ा आप ध्यान देना इस क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं इसमें कुछ रिजल्ट की बात करूंगा, उन पर आपको थोड़ा सा पूरा फोकस रखना है कि क्या बता रहे हैं सर। 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है और वो समय लेता है 2 घंटे का। ठीक है, 100 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है और समय लेता है वो 2 घंटे का। तो आपसे ये पूछ रहा है कि वाहन की औसत चाल बताओ कितनी है। ठीक है, वाहन की औसत चाल बताओ कितनी है। मैंने औसत शब्द लिखा है, वैसे मैं आप लोगों को नॉर्मली ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। औसत शब्द ही अमूमन परीक्षा में आता है। औसत किस लिए आता है, क्यों आता है, वो मैं बता देता हूं। कई बार ऐसे मिलते हैं आपको कि 100 किलोमीटर की दूरी इतने घंटे में तय कर रहा है, फिर अगले 100 किलोमीटर की दूरी इतने घंटे में तय कर रहा है, तो आप उस दौरान फिर हम औसत चाल लेते हैं उसकी। ठीक है, औसत चाल क्या होती है? दूरी में परिवर्तन और विस्थापन, समय में परिवर्तन। समझ गए बात में? दूरी में परिवर्तन और समय में परिवर्तन, उनका अनुपात लेते हैं तो औसत चाल आ जाती है। तो फिलहाल अपने को 1-2 ही रिजल्ट दिए हैं, तो मैं इन में थोड़ी ज्यादा आपको उलझाने की कोशिश नहीं करूंगा। औसत वाले मैटर में आगे आगे के जो टॉपिक है उसमें लूंगा। ठीक है, फिलहाल आप लोग इतना ही याद रखो कि सर ने क्या बताया कि चाल होती है दूरी बट्टे समय और वेग होता है विस्थापन बट्टे समय। इन दोनों पर मैं एक एक एग्जाम्पल करा रहा हूं। औसत चाल और औसत वेग की मैं चर्चा आगे करूंगा। ठीक है, ये मैं फिक्स एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो चाल और वेग के साधारण रूप से मैं फॉर्मूले निकाल रहा हूं, इनके रिजल्ट निकाल रहा हूं। तो चाल पूछे ना आपसे, तो आप सूत्र क्या लिखोगे? सर चाल तो ये होती है दूरी बटे समय। ठीक है, अब दूरी कितनी होगी? 100 किलोमीटर, और समय कितना हो गया? 2 घंटे का। तो घंटे को और लिख सकते हैं ना अपने एच से, तो ये अपनी चाल हो गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इस आंकड़े के आधार पर हम 50 किलोमीटर चल सकते हैं 1 घंटे में अपने वाहन से। ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया। अब देखो, ध्यान देने वाली बात ही है, मैंने इसका उत्तर निकाला है किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर। निकाल दिया बच्चों मैंने इसका उत्तर। किस में निकाला है? किलोमीटर प्रति घंटा में इसका उत्तर निकाला है। जबकि क्या ये मुझे एक बात आप बताइए, आपने पहले भी क्लास ली है, अगर इसमें पढ़ा होगा, क्या ये जो मात्रक मैंने लिखा है किलोमीटर प्रति घंटा, क्या ये ऐसा ही मात्रक है? क्या ये ऐसा ही मात्रक नहीं है। ऐसा ही मात्रक आपको पता है, ऐसा ही मात्रक होता है चाल का, मैंने बताया था ना, मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है? मीटर बटे सेकंड होता है। जबकि मैंने उत्तर क्या लिखा है? किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये उत्तर गलत नहीं है बच्चों, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये उत्तर गलत नहीं है। लेकिन अपने को ये उत्तर अगर कई बार परीक्षा में ये ऑप्शन नहीं मिले तो ऑप्शन एसआई पत्ती के अकॉर्डिंग मिलता है, तो आप चेंज कर सकते हो इसको। और वो कैसे चेंज करोगे? 50 को 50 रहने दो, इसको चेंज नहीं करना है, बस यहाँ चेंज करो। किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में बदले हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। पता है अपने को? ये तो छोटी क्लासों में पढ़ने लग जाते हैं अपने। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। फिर भाग में घंटे, उस घंटे को किस में बदलना है? देखो, किलोमीटर को तो बदलना है मीटर में, और नीचे जो घंटे हैं उनको बदलना है सेकंड में। तो 1 घंटे के अंदर, किसमें? 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं? अब ये चीज आपको क्लियर करनी है। अपने को पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 1 घंटे में सेकंड हो गए 3600। कितने हो गए बच्चों? 3600। और जब इसको सल करोगे ना, 50 तो ऐसे कैसे चल रहा है, इसको सल करोगे तो ये बन गए 5/18 और मीटर प्रति सेकंड हो गया।
ठीक है, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। अब ये कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हो, यानी 250/18 मीटर प्रति सेकंड अपना उत्तर आ गया। ये कौन सी पद्धति में आया अपना उत्तर? ये अपना उत्तर आया है SI पद्धति में। कौन सी पद्धति में आया है? SI पद्धति में। ठीक है, इस प्रकार आपको ये आगे कैलकुलेशन कर सकते हो। इसमें 2 का आप भाग लगा सकते हो, तो ये उत्तर आगे और सोल्व हो सकता है, वो आगे आप कर सकते हो, आपको कैलकुलेशन आती है मेरे हिसाब से। लेकिन एक चीज आपने नोट की क्या, मैंने किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदला है यहाँ पर, तो मीटर प्रति सेकंड में बदला है, तो ये इस प्रकार की मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और मैं यहाँ पर एक चीज भी नोट कर देता हूँ, ये चीज आप लोग विशेष रूप से याद करना। मुझे एक बार याद आ रहा है कि एक बार मैंने एक कंपटीशन एग्जाम दिया था, उस एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये याद रखना आप लोग, क्या कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड, किसमें? मीटर प्रति सेकंड में बदलना अगर हम चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए 5/18 से गुणा कर देना। ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। ठीक है, ये चीज आप याद रखो, और चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन में आप लोग ये चीज अटेम्प्ट करो। देखो, आपको बार बार ये चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। मैंने किलोमीटर प्रति घंटा को जैसे ही कन्वर्ट किया, तो 5/18 नहीं बन रहा है, कि बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो किलोमीटर बट्टे घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना है। ठीक है, ये शॉर्टकट हो गया, इसमें अपना टाइम भी कम लगता है और अपने क्वेश्चन भी हल कर सकते हैं। तो ये तो एक एग्जाम्पल हो गया आपका, किस पर? चाल के ऊपर। ठीक है, दूरी बट्टे समय था। अब मैं एक उदाहरण उदाहरण आपको वेग के लिए करवा रहा हूं। जैसे मानो सपोज करो, आपको मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया कि एक बस है। ठीक है, वो बस पूर्व दिशा में, अब आप ये क्वेश्चन देखते ही समझ जाओगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। एक बार अपने थोड़ा सा पहली बार पढ़ते हैं, कई बार तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाते हैं, या फिर पहले से अपने कंफ्यूजन होता है, तो हल्का सा हम संशय में पड़ जाते हैं कि ये क्या चल रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, धैर्य रखकर आप वीडियो देखें तसल्ली से। उम्मीद करूंगा कि आपको जरूर ये चीजें समझ में आएगी। मैंने एक बस को पूर्व दिशा में बताया कि एक बस पूर्व दिशा में चल रही है, और वहां लिखा है कि ये बस पूर्व दिशा में 4 घंटे में 200 किलोमीटर तक चलती है। ये मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, तो आपसे मैंने पूछ लिया कि बस का वेग बताओ। अब आप समझ गए। देखो, मेन चीज क्या है? ठीक है, मेन चीज है, मैंने आपको साथ में दिशा दी है बच्चों, पूर्व दिशा। देखो, मैंने फिक्स डायरेक्शन दे दी ना आपको, कि एक बस, अब बस तो कहीं चल सकती है, 4 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी कहीं पर भी तय कर सकती है। अगर मैं ये पूर्व दिशा नाम नहीं देता ना, तो ये फिर चाल होती। ये क्या निकालते हम? इसकी चाल निकालनी पड़ती। लेकिन मैंने एक दिशा दे दी, पूर्व दिशा। अब पूर्व दिशा बच्चों फिक्स होगी, दिशा फिक्स होगी, तो आपको बस को एक निश्चित डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहां वेग लिखा है, क्योंकि सदिश हो गया ना, यहां पर सदिश दिशा की चर्चा हो गई। और चाल और वेग में दिशा किसकी होती है? सदिश कौन होता है? वेग होता है। तो अपना उत्तर क्या बनेगा बच्चों? अपना उत्तर बनेगा, इसका हल क्या होगा? हल होगा, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। ठीक है, विस्थापन बटे समय। अब बताओ, विस्थापन कितने किलोमीटर का हो रहा है? 200 किलोमीटर का। समय कितना लग रहा है? 4 घंटे का। ठीक है, मैंने भाग दे दिया 4 घंटे का। ठीक, बात समझ में आ रही है क्या? ये उत्तर आ गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये अपना उत्तर आ गया किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सी दिशा में आए उत्तर? पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में आए? पूर्व दिशा में, क्योंकि बस भी पूर्व दिशा में चल रही है, तो वेग भी उसी दिशा में आएगा। ठीक है, अब बात करो, क्या ये उत्तर सही है क्या? भाई उत्तर तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
उत्तर बिल्कुल सही है। लेकिन मात्रक की चर्चा करूं तो एसआई पत्ती में बदलना है ना, तो अभी अभी मैंने बताया किलोमीटर प्रति घंटा को किस में बदलना पड़ेगा, किलोमीटर की जगह क्या लाना पड़ेगा, मीटर। ठीक है, दूरी का मात्रक एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक किलोमीटर होता है या मीटर होता है, मीटर होता है। और समय का मात्रक सेकंड होता है। बताया था ना मैंने आप लोगों को, वीडियो देखें पूरा, और वो जो भी बातें मैंने वहां पर बताई है वो आप लोगों को बिल्कुल सार्थक नजर आएगी। आप आराम से ये चीज क्लियर कर सकते हो कि हाँ सर अब समझ में आ रहा है ये चीजें। ठीक है, तो बताओ किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दूं क्या, ये किस में बदल जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में। यानी वही एग्जाम्पल हो गया एक प्रकार से। तो 250/18 मीटर प्रति सेकंड ये स्पीड आ जाएगी, वो भी किस दिशा में, पूर्व दिशा में। समझ गए बात मेरी। इस प्रकार हमें चाल और वेग वाले जो क्वेश्चन है उनको क्लियरली समझ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो बच्चों आज की इस वीडियो में अपने बस इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी चीजें आप आराम से पहले क्लियर करो। अगर ये चीज़ क्लियर हो जाती है तो आप इस टॉपिक पर अपनी पकड़ मजबूत बना सकते हैं और अच्छे अच्छे एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन अपने को देखने को मिलते हैं। तो मैं खास करके ऐसे ही टॉपिक आपके सामने रखूंगा जो मतलब कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो पूरा देखें और दूरी और विस्थापन और चाल और वेग से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस पर, वो क्लियर करने की कोशिश करें। तो आगे के वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। नया टॉपिक अपना औसत चाल और औसत वेग का हम करेंगे। सेम ऐसा ही प्रोसेस वहाँ पर है। तो तब तक के लिए वीडियो देखें और तैयारी करें। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।